पहला केस है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, किसमें? इन अ स्ट्रिंग टाइड एट बोथ दी एंड्स। ठीक, तो एक गिटार की स्ट्रिंग लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि गिटार की स्ट्रिंग में जब पहली बार आवाज़ आती है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी जब निकलती है, तो वो लूप जो स्ट्रिंग है वो देखने में कैसी होती है कि स्टेशनरी वेव बनती आवाज़ आती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है पहली आवाज़ की, कि अगर आप उससे कम बजाओगे तो वो नहीं बनने वाली, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी आवाज़ कैसी होगी जब आप और जोर की बजाएंगे और स्टेशनरी वेव का लेवल चेंज होगा। और क्यों गिटार में हम जब हाथ रखते हैं तो आवाज़ चेंज हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम हाथ रख के उसकी लेंथ कुछ छोटा बड़ा करते हैं, कैसे चेंज होती है वो भी देखेंगे मैथमेटिकली। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये यूज़ करने जा रहा हूँ। वैसे मेरे पास एक और भी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पर ज़्यादातर बुक्स ये यूज़ करते हैं, मैं भी ये यूज़ कर देता हूँ, दोनों एक ही बात है। तो मान लो एक इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी ये की जगह ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, और माइनस साइन का मतलब वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सोचो ये वेव स्ट्रिंग में जाएगी, फिक्स्ड एंड को टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। तो जब ये फिक्स्ड एंड को टकरा के वापस आएगी तो क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट होके वापस आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वापस आते हुए y नेगेटिव हो गया और x भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वापस आ रही है। तो वापस आने की आफ्टर रिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या बनेगी? y की टर्म भी क्या हो गई? नेगेटिव। ये वापस आने की इक्वेशन है। और अब आपकी वेव कहां से कहां आ रही है? राइट से लेफ्ट। जब राइट से लेफ्ट आ रही है तो माइनस की जगह क्या टर्म आ गई? प्लस। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब ये जाने की वेव और आने की वेव कॉन्टिन्यूसली आपस में क्या होगी? सुपर इम्पोज। तो जब ये सुपर इम्पोज होगी तो कैसे करते हैं सुपर पोजिशन? दोनों को ऐड करेंगे और एक नई वेव की इक्वेशन निकालेंगे। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को पुट किया, रिफ्लेक्टेड वेव को पुट किया, माइनस कॉमन निकाला। मेडिकल के लोग यहां नोट कर लें या कॉस भी पुट करें, करेक्शन है। तो ये जो टर्म है ये साइन ऑफ सी है और ये टर्म साइन ऑफ डी एंगल है। सी एंगल है, डी एंगल है। मैथ्स के लोग जानते हैं साइन सी साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू। तो आप एक काम करें, स्पेशली जो नॉन मेडिकल लोग तो कर ही लेंगे, मेडिकल के लोग इसको सी माने, सी की जगह ये टर्म है, डी की जगह ये टर्म है, तो क्या करें? सी माइनस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी। और मेडिकल के लोगों को भी करने की जरूरत नहीं है इतना, बस आप ये इक्वेशन लिख दें। आप लिख दें ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस इक्वेशन। कोई नहीं चेक करेगा आपका, ये इक्वेशन चाहिए हमें। इस इक्वेशन में साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा। ध्यान ये रखना है कि जिसमें टाइम आ रहा है, टाइम इंस्टेंटेनियस, वो पीछे रखनी है, और जिसमें एक्स आ रहा है वो आगे रखनी है। तो एक्स वाला फंक्शन आगे होगा, टी वाला पीछे होगा। क्लियर है यहां तक? फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास जो y की वैल्यू है टाइम के साथ चेंज हो रही है, y की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। जो नई वेव बनेगी ये उसकी इक्वेशन है y, तो समय के साथ वो वैल्यू चेंज हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पे चेंज हो रही है। x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसको और छोटा करते हैं, इस पूरे टर्म को लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड है। तो ये नई वेव का क्या आ गया? एम्पलीट्यूड है। नई वेव का एम्पलीट्यूड है। तो नई वेव का एम्पलीट्यूड हर जगह पे डिफरेंट है, हर टाइम पे डिफरेंट नहीं है, हर जगह पे डिफरेंट है, क्योंकि x की वैल्यू पे a की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। इसका मतलब क्या अभी समझाता हूं। अब इसके अंदर एक कंडीशन, इसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। देखो बाउंड्री कंडीशन वो होती है जो हमेशा फिक्स रहती है और कभी भी चेंज नहीं होती। तुम गिटार की स्ट्रिंग को दोनों एंड पे बांध दो, उसको हिलाओ, कम से कम एक बात तो पक्की है कि उसके दो कोने के ऐसे पॉइंट होंगे जो मूव नहीं करेंगे। और अगर इसकी लेंथ l है तो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू l है, हमने बाउंड्री बना दी इसकी। तो इसमें एम्पलीट्यूड या y हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि बना हुआ है ना, मूव ही नहीं कर सकता। और अगर मूव नहीं कर सकता तो इसकी y की वैल्यू क्या रखनी है? 0। और ये जो कोन है जहां पर x की वैल्यू कितनी है? l है, यहां पर भी ये पॉइंट कभी मूव नहीं करेगा, तो यहां पर भी y क्या आएगा? 0। y 0 का मतलब यहां का एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0। तो ये कंडीशन कभी फेल नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, x ये हमारा एम्पलीट्यूड था, हम x को 0 पुट करते हैं। जब हम यहां पर x को 0 पुट करते हैं तो साइन 0 क्या है? 0। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि x 0 पे
वाई या एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0। कंडीशन सेटिस्फाई। एक्स को अब एल पुट करें, एक्स 0 पुट करके ए 0 आ रहा है, एक्स को एल पुट करें, तो जब मैंने यहां पर एक्स को एल पुट किया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मेरा आंसर मस्ट बी 0। मेडिकल के लोग समझ लें, अगर इसको 0 करना है तो ये साइन का एंगल क्या आना चाहिए, 0। और मेडिकल के लोग फिर से एक बार, ये एंगल तब 0 होता है मैथ्स में जब अंदर का एंगल क्या होता है, एन पाई। तो ये मैथ्स के लोग जानते हैं और मेडिकल वालों को याद करना है, एन पाई। पाई से पाई कैंसल, ये एल की वैल्यू आ गई। तो आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऐसे इस पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग का डायग्राम क्या बनेगा, कम से कम, मतलब इससे नीचे साउंड जनरेट नहीं हो सकती। पहली स्टेशनरी वेव क्या बनेगी वो बना के दिखाओ पहली। अब आपकी जो स्टेशनरी वेव है ना, वो ना कैसी होती है, प्रोग्रेसिव वेव तो आगे चलती जाती है, स्टेशनरी वेव वहीं खड़ी है, वो मूव नहीं करती, वो ऊपर नीचे होती रहती है लूप्स की फॉर्म में। ये पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा, पर ऐसा नहीं कि वेव ऐसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो इसके अंदर क्या करना है, आप एन को जब 1 पुट करते हो, इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं कि पहली बार जब साउंड आई थी तो कैसी दिखी थी, दिखी ऐसी थी, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो निकालने जा रहे हैं। एल एन को 1 पुट किया, पहली वेवलेंथ क्या आई, λ1 आई, λ1। एक चीज याद रख लेना इसमें, इसका मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट वेव, ये एक वेव है, राइट। एक वेव की लेंथ क्या होती है, लैम्डा, लैम्डा, राइट, यहां तक क्लियर है। और ये जब वेव ऊपर नीचे मूव करती है ना, ऊपर नीचे, तो लूप्स बनते हैं, स्टेशनरी वेव में लूप्स बनते हैं। तो इसके अंदर ये 2 लूप्स हैं, 2 लूप्स का मतलब होता है लैम्डा, और एक लूप का मतलब क्या होता है, λ/2, λ/2। तो याद रखना, इसके अंदर एक लूप का मतलब ये जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, λ/2, और 2 लूप्स का मतलब क्या हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2। अब देखो L किसके इक्वल आया, λ1/2। तो अगर मैं ये बोलूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है और इसका λ/2 का डायग्राम बनाओ, तो आप एक लूप बना देना, और बननी भी एक चाहिए। क्यों, क्योंकि एक लूप में दोनों एंड्स मूव नहीं कर रहे, देख रहे हो, और बीच में वायर ऊपर नीचे मूव कर रही है, क्योंकि इससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन एक स्ट्रिंग की क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये है कि उसके दोनों एंड्स मूव नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो दोनों एंड्स मूव नहीं कर सकते, तो इसका डायग्राम बनेगा। और ये देख रहे हो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड 0 है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसको बोलते हैं नोड्स। नोड्स का मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट, नोड्स। और इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और ये नोड्स का उल्टा काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एंटी नोड। तो एंटी नोड वो पॉइंट है जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्स है, और नोड वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी। तो ये डायग्राम बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके λ1 क्या आया, 12। साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी बाय λ1, λ1 की जगह 12। ये पहली फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और कभी कभी इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बाद में सिखाऊंगा, लेकिन इसको अभी बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, √T/μ। ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो गिटार की स्ट्रिंग या स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो पहली साउंड जनरेट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कभी कभी इनको हार्मोनिक भी बोलते हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट ये टर्म यूज की जाती हैं, फंडामेंटल, हार्मोनिक्स, ये टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। अब अगर आप n को 2 पुट करते हो ऊपर इक्वेशन में, इसे बोलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर बोलो सर, नोड्स और एंटी नोड्स वापस बता दो एक बार। नोड्स का मतलब वो पॉइंट्स हैं जहां पर जो मूव नहीं करते कभी भी। नोड्स का मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव नहीं करेंगे कभी भी। और एंटी नोड का मतलब जो मैक्सिमम मूव करेंगे, एंटी नोड्स, ठीक, ये मैक्सिमम दूरी कवर करेंगे, नोड्स हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। जैसे फिर दिखाता हूं, जैसे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n को 2 पुट कर दो, अब लेंथ जो L है गिटार की स्ट्रिंग की, वो लैम्डा के इक्वल होगी, λ2 मतलब नई वेवलेंथ है।
अब लैम्डा का मतलब क्या होता है, दो लूप्स बताया था मैंने, लैम्डा बाई 2 का मतलब एक लूप, लैम्डा का मतलब दो लूप्स, तो दो लूप्स का डायग्राम बनेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि कॉर्नर वाले पॉइंट गिटार में कभी मूव नहीं करते, यहां पर तो पक्का नोड ही जनरेट होंगे। अब क्योंकि दो लूप्स है, गिटार का एक ये पॉइंट भी होगा जो कभी मूव नहीं करेगा, तो ये भी तीसरा क्या होगा इसमें, नोड। और ये दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैक्सिमम मूव करेंगे, इन्हें बोलते हैं एंटी नोड। पेपर में आएगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में काउंट करके बताओ कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स। तो डायग्राम हम याद ही कर लेते हैं, याद हो ही जाता है। तो दो लूप्स बनते हैं और नोड के बाद हमेशा एंटी नोड आता है, एंटी नोड के बाद हमेशा नोड आता है, फिर एंटी नोड और नोड आता है। तो इसके अंदर ये लैम्डा 2 आ गया। अब इस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वी बाई लैम्डा 2। लैम्डा 2 एल के इक्वल है, तो ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये प्रोड्यूस गई फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करें तो न्यू 2 किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू न्यू 1। तो जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी आती है वो 2 टाइम्स फंडामेंटल आती है। तुम अगर n को 3 पुट करो तो 3 बाई 2 लैम्डा, 3 बाई 2 लैम्डा क्या होता है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। तो एक लैम्डा बाई 2 एक लूप है और 3 लैम्डा बाई 2 3 लूप्स हैं। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा डायग्राम बनता है। और कंडीशन वही है, कॉर्नर पे तो नोड बनने ही बनने हैं, और फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड और फिर एंटी नोड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 3 आ गया। न्यू 3 क्या है, वी बाई लैम्डा 3। लैम्डा 3 को यहां पे पुट कर दिया तो न्यू 3 आ गया। तुम अगर इस न्यू 3 को फर्स्ट फंडामेंटल से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 3 इंटू न्यू 1। तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू न्यू 1 थी, तीसरी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू न्यू 1 है, और nth फ्रीक्वेंसी n इंटू न्यू 1 है। तो इसके अंदर डायग्राम याद करने का तरीका बड़ा सही है कि आप पहला लूप जो है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, दो लूप सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, और 3 लूप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। ये डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं था ऊपर वाला, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अगर आपके पास ये प्रोग्रेसिव वेव है और जब ये इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनाएगी तो कम से कम मिनिमम डायग्राम जो होगा इसका वो ये होता है, ये फर्स्ट मोड है, क्योंकि आपको कॉर्नर पे हर हालत में क्या चाहिए, दो नोड्स। फिर दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, एक ये ले लो और ये के ले लो, सेकेंड मोड बन गया। ऐसी बन गया ना, कुछ डेरिवेशन की जरूरत क्या है, पता ही है नोड नोड चाहिए तो एक लूप बनेगा या दो लूप बनेंगे, या फिर ये और ये ले लो 3 लूप बनेंगे। तो जब तुम्हें ये पता लग चुका है कि पहले में एक नोड बनेगा, तुम्हें पता है तो लेंथ जो है लैम्डा बाई 2 होगी, तो डेरिवेशन करने का मतलब क्या है, तो सीधा ही लिख दो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। कहीं गलती से आप डेरिवेशन भूल गए, ऊपर वाला पार्ट ही भूल गए, तो छोड़ के मत आना, बना देना फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में डायग्राम बना देना और L की जगह लैम्डा बाई 2 बना देना, यहीं से लैम्डा 1 आ गया और यहीं से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई अगर भूल गए तो। ऐसी सेकेंड मोड में 2 लूप्स बना देना, 2 लूप्स में 2 लूप्स का मतलब L इज इक्वल टू लैम्डा 2, पता ही है वो तो, और यहाँ से वैल्यू पुट करके न्यू 2 निकाल देना। तो आपका केस कम से कम कुछ तो आप करके आएंगे, अदरवाइज पूरा मैथमेटिकल करके आना है, जिसमें आपने एक वेव को लेफ्ट से राइट भेजना है, राइट से लेफ्ट भेजना है, सुपरइम्पोज करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। बाउंड्री कंडीशन में x0 और xl पे y0 ही रहेगा, x को 0 पुट करके दिखा के एम्पलीट्यूड 0 शो करना है, x को l पुट करके एम्पलीट्यूड 0 करने के लिए n पाई पुट करना है, और फिर मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब ये तो थी मैथमेटिकल डेरिवेशन।